स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पोर्टेंट विषय पे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बारे में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। हाल ही में एक आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर देखा गया है, जिसमें ये बात की गई कि क्या जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? GS पेपर 3 मेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का जो हमारा सिलेबस टॉपिक है, उसमें उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। विभिन्न सुरक्षा बल और उनका उल्लेख। उन सुरक्षा बलों में है CAPF। CAPF जो है, इट इज पार्ट इन, इट इज द सब टॉपिक इन वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के संबंध में क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, इन सभी मुद्दों पर सवाल जो है वो हम एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस पूरे के पूरे इशू पर ये डिस्कशन जो है वो हमारा रहने वाला है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए सर, UPSC एग्जाम को टारगेट करते हुए इवनिंग फाउंडेशन बैच जो है वो स्टडी IQ द्वारा 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। शाम 6 बजे इसमें आपको क्लासेस जो है वो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मिलेंगे। आपको इस बैच में एनरोल करना है, क्योंकि इस बैच की मदद से आप स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी से लाइव क्लासेस ले पाएंगे, मेंटरशिप आपको मिलेगी। इन शॉर्ट, कंप्लीट UPSC प्रेपरेशन में आपको हैंड रिटन नोट्स, हर वो चीज़ जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको इस कोर्स में बस एनरोल करना है। मात्र 19,499 रुपए में आपको ये कोर्स मिल पाएगा, अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों, इस कोड को जरूर डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि इस कोड के बिना कोर्स का प्राइस जो है वो हायर होगा। तो ये शुभ लाइव, ये कोड आपको जरूर यूज करना है, क्योंकि इस कोड की मदद से आप डिस्काउंट्स के साथ ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। हम बात करने वाले हैं, न्यूज के अंदर एक आर्टिकल देखा गया था जिसमें जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मी हैं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी हैं, उन वो क्या इश्यूज, क्या मुद्दे जो है वो फेस कर रहे हैं। आर्टिकल में ये चीज मेंशन्ड है, और इसके अलावा बार बार ये बात कही भी जाती है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र पुलिस बल है हमारे, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार जो है वो किया जाता है जब कंपेयर किया जाए डिफेंस फोर्सेस के साथ में। तो हमेशा से जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल रहे हैं, उनकी ये शिकायत रही है कि सर उनके साथ में एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार जो है वो किया जाता है। दोस्तों, ये आर्टिकल जो है वो न्यूज के अंदर था, CAPF चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। तो टाइटल ही जो है वो अपने आप में इस ओर इशारा कर रहा है कि इनके साथ में, इनको चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड या इनके साथ भेदभाव जो है वो किया जा रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मसला है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या होती हैं। सर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है वो एक नाम है, एक नॉमेनक्लेचर है जो दिया गया है किनको? 7 आर्म्ड फोर्सेस को। आर्म्ड फोर्सेस क्या है? सशस्त्र बल, जिनके पास वेपन्स हैं, जिनका काम सुरक्षा मुहैया कराना है, जो जो आर्म्ड है, हथियारों के साथ लैस है। तो सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। आपने सुना होगा आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के बारे में आपने सुना होगा, स्टेट पुलिस के बारे में। उसके अलावा कुछ और सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको आपने अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा या इनके बारे में सुना होगा। तो 7 ऐसी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एक कॉमन नॉमेनक्लेचर दे दिया गया। वो क्या था? CAPF। दोस्तों, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो है वो UPSC प्रिपरेशन के साथ साथ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी भी करते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट जो है वो इन्हीं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आपको बतौर अधिकारी जो है वो नियुक्त कराती है। गृह मंत्रालय के अधीन ये सारी की सारी फोर्सेस जो है वो आती हैं। दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उद्देश्य इनका क्या है सर? जो इनका भी वही रोल है, इनका भी वही उद्देश्य है जो किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है, कि आप देश के राष्ट्रीय हितों को और देश के अंदर किसी भी आंतरिक खतरे के खिलाफ देश की रक्षा करें। इस विषय में ये फोर्सेस जो है वो काम करती हैं। देयर रोल इज टू डिफेंड नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, और देश के अंदर अगर कोई भी आंतरिक खतरा पैदा होता है तो उससे डील करना। सर, जब बात इंटरनल थ्रेट की आती है तो अनडाउटेडली इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम का सिलेबस का पार्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी फोर्सेज हैं, हम ऑलरेडी काफी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। सर, याद रखिएगा 7 फोर्सेज हैं डॉट। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के आपको इन 7 फोर्सेज की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं।
ओनली एंड ओनली 7 फोर्सेज आर देयर, जिसमें आती हैं असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये 7 फोर्सेज है। असम राइफल्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कहा जाता है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करते हैं, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं, ये अलग-अलग फंक्शंस जो हैं वो करती हैं, इनके अलग-अलग काम हैं, इन्हें अलग-अलग मैंडेट्स जो है वो हासिल है और इनकी अध्यक्षता दीज आर लेड बाय एन ऑफिस आईपीएस ऑफिसर ऑफ द रैंक डीजी। डायरेक्टर जनरल जो है वो कहा जाता है इन फोर्सेस के हेड को। सर टोटल 7 फोर्सेस है, जिसमें से 6 फोर्सेस के डीजी जो है वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। याद रखना है, छोटी सी एक्सेप्शन है यहाँ पर। सिर्फ असम राइफल्स एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके अध्यक्ष आईपीएस ऑफिसर ना होकर के भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो यहाँ पे डीजी होते हैं। डीजी बीएसएफ होंगे, डीजी आईटीबीपी होंगे, डीआईजी डीजी सीआईपीएफ होंगे। ये सभी जो हैं 7 फोर्सेस में से 6 फोर्सेस के हेड जो हैं वो डीजी होंगे, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। वेयर एज जब बात आती है असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स के हेड जो हैं वो हमेशा आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो होंगे। क्या इनका काम रहता है सर? पहले तो इनका काम है, ये बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं ड्यूरिंग द पीस टाइम। सर याद रखिएगा, जब भी कभी वॉर होगा, युद्ध होगा, तो वॉर के टाइम पे रोल कौन प्ले करेगा सर? डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन जब शांति का समय है, उस समय पे सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व जो है वो दिया गया है किसे? इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। भारत पाक की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा, इसे गार्ड किया जाता है सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इंडो चाइना बॉर्डर जो है, भारत और चीन का जो बॉर्डर है, उसे गार्ड किया जाता है आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस द्वारा। भारत और नेपाल और भारत और भूटान की जो सीमा है, इसे गार्ड करता है कौन? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। और भारत म्यांमार की जो सीमा है, इससे गार्ड करता है असम राइफल्स। तो यहां पर 4 फोर्सेस कौन कौन सी? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। ये 4 फोर्सेस का सबसे मुख्य काम क्या है? ये भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को अलग अलग देशों के साथ में गार्ड करते हैं। टोटल हमारे पास 7 फोर्सेस हैं, तो एक्स्ट्रा 3 फोर्सेस जो है वो क्या करती हैं सर? अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो सीआईएसएफ का क्या काम है? सीआईएसएफ को आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर, सीआईएसएफ को आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर। सीआईएसएफ जो है वो गार्ड करती है देश के इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, देश के पीएसयूज। तो सीआईएसएफ जो है वो देश के इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स को, पीएसयूज को गार्ड करती है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सर सीआरपीएफ जो है वो मिल करके काम करती है राज्यों की पुलिस के साथ में। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी कारण से कोई मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया, उस इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा या वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत हुई, तो सबसे पहले जिस फोर्स को कॉल इन किया जाता है वो है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये जो स्टेट पुलिस है, उनकी हेल्प के लिए ये फोर्स जो है वो काम करती है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सीआरपीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पिछले कुछ समय में सामने आया है, वो है चुनाव में। देश के मुख्य चुनावों में जब इलेक्शन होता है, लोकसभा के अंदर या स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन होता है, उस समय सीआरपीएफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक फोर्स एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिन्हें कहा जाता है सर, बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसे बनाया गया है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। मुख्य तौर पर इसका काम जो है वो ये होगा कि जब भी कभी आतंकी हमला होता है, उसे विफल करने में, उसे नाकाम करने में एनएसजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो सर ये 7 आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये देखने को मिला था कि इन फोर्सेस में कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये फोर्सेस के पर्सनल जो है वो फेस कर रहे थे, जिस वजह से आर्टिकल न्यूज़ के अंदर था। अगर हम रोल की बात करें, मैंने ओवरव्यू में आपको समझा दिया सर। मल्टीपल रोल्स हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। ये देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, देश के लोगों को सुरक्षा जो है वो मुहैया कराते हैं। प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम, सर जब देश की सीमाओं पर ये सुरक्षा बल तैनात है, तो सिर्फ इस चीज को सुनिश्चित करना ही इनका काम नहीं है कि दूसरी ओर से कोई यहाँ पर आ ना रहा हो सर, साथ ही साथ इन्हें रोकना है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को। सीमा के आर पार होने वाली तस्करी हो, कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में आ रहा है, या कोई भी ऐसी गतिविधि जो सीमा के पार से होकर के भारत में गैर कानूनी काम कर रही है, उन सभी को रोकना किसका दायित्व है? इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, पर्संस एट सिक्योरिटी रिस्क। सर जितने भी
वीआईपीज हैं या वीवीआईपीज हैं देश के अंदर, उनकी सुरक्षा भी जो है वो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस करती हैं। सिर्फ और सिर्फ देश के महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी वीआईपीज को सिक्योरिटी कवर जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस देती हैं। जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है उनकी सुरक्षा करती हैं। देश के अंदर कहीं भी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई रोड ब्लॉक हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, उस समय पे भी ये आर्म्ड फोर्सेस जो है वो काम करती है। यानी कि इन शॉर्ट अभी तक हमें ये समझ लिया कि सर वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स हैं, इनके मल्टीपल रोल्स हैं, लेकिन फिर भी इतने वाइड रोल्स प्ले करने के बाद भी ये कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं। दरअसल 2017 में एक स्टैंडिंग कमेटी जो कि गृह मामलों पे बनाई गई थी, उन्होंने कुछ चीजें जो है वो सामने रखी थी। दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। ये जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारी, इनके काम काज को लेकर के उन्होंने चिंता जो है व्यक्त करी थी। उन्होंने कहा कि जिस कंडीशन में ये सुरक्षाकर्मी काम करते हैं वो चिंताजनक है। इस कमेटी ने ये देखा था कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता था विद लिटिल और नो रेस्ट। बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत कम रेस्ट इन लोगों को मिल पाती थी। ये लोग जो है दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद मेडिकल फैसिलिटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू एट द बॉर्डर लोकेशंस। इनको जो बॉर्डर पे सुविधाएं मिलती हैं उससे ये खुश नहीं थे। जो खाना इनको दिया जाता है उससे ये खुश नहीं थे। दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान है, जो पर्सोनल है, इन्होंने परेशान होकर के सोशल मीडिया का सहारा लिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ऐसे ही एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एक जवान का वीडियो जो है वो सामने आया था, जिन्होंने कंप्लेन करी थी कि खाना जो मिल रहा है वो सही नहीं है। होता क्या है सर, जब इसको कंपेयर किया जाता है डिफेंस फोर्सेस के साथ में, आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, सर अब आर्मी का रोल जो है उसके साथ कंपेयर किया जाता है सीएपीएफ के रोल को, क्योंकि वेरी सिमिलर लाइंस पे उसी तरीके की ड्यूटी है, उसी तरीके के चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। इवन दो आर्मी का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, खास करके जब वॉर लाइक सिचुएशन आता है। लेकिन फिर भी हमेशा से इन पर्सनल, इन कर्मियों का ये शिकायत इनकी रही है कि सर जितनी फैसिलिटीज़ आर्मी को दी जाती हैं हमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। आर्मी के लिए खाने का प्रबंध अच्छा है, आर्मी के पास कैंटीन जैसी फैसिलिटीज़ हैं, आर्मी को अन्य बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं, वो सभी बेनिफिट्स हमारे पास नहीं है, जिस वजह से ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने ये भी चीज़ जो है वो नोटिस करी कि जो बाकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे भारतीय सेना है, उनके कंपैरिजन में जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सशस्त्र पुलिस बल हैं, इनकी पे या अलाउंसेस जो हैं वो एट पार नहीं थे, वो उनके बराबर नहीं थे। इसके अलावा पे और अलाउंसेस के अलावा जब बात आती थी इन्हें रिवॉर्ड करने की, इन्हें सम्मान देने की, उसमें भी बदलाव जो है वो देखने को मिले थे। दरअसल 1952 4 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जो है वो जारी हुई थी, प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का कर्मी जो है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर चक्रा सीरीज ऑफ मेडल। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, चक्रा सीरीज ऑफ मेडल जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को नहीं दिए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आई थी, यानी कि इनको फिर लगा कि यार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इवन सिविलियंस भी जो थे वो भी एलिजिबल थे इन चक्रा सीरीज ऑफ मेडल्स के लिए, लेकिन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए ये मेडल जो है वो बंद कर दिए गए। लेकिन फिर सरकार को ओवर द पीरियड रियलाइज हुआ कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुरक्षा कर्मियों का मनोबल जो है वो टूटता है। और इस वजह से 24 जून 1999 को दोबारा से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, कोई भी आपका जेंडर है, आप सिविलियन है या आप आर्म्ड फोर्सेज में है, चाहे आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज सीएपीएफ में हो, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हो, आप राज्य की पुलिस में हो, आप आर्म्ड फोर्सेज में हो, यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव दीज चक्रा मेडल्स। अब बार-बार ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टांसेस ऑफ सीएपीएफ ऑफिसर्स गोइंग टू कोर्ट ओवर इश्यूज ऑफ स्टैग्नेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिविएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल बेनिफिट्स। बहुत बार जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो कोर्ट का सहारा लेते हैं कि सर उन्हें जो उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, जो प्रमोशनल बेनिफिट्स थे उनके वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब आप एक सुरक्षा एजेंसी हैं, आप देश की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेवार हैं, उस समय पे अगर आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन जो है वो आती हैं, तो आपका मनोबल जो है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। इस वजह से देश की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इस वजह से ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इनको दी जानी चाहिए। इस मुद्दे का सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? तो सर बार-बार भारत सरकार को ये एडवाइस जो है वो दी जाती है कि एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बनाई जाए, जिसका ये काम हो कि वो आइडेंटिफाई करे इन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं सर, क्या-क्या समस्याएँ इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो खाने की समस्या है, चाहे वो फाइनेंशियल
जो इन्हें इंसेंटिव मिल रहा है उसकी समस्या है या कोई भी इनकी प्रॉब्लम जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसे एड्रेस किया जाए और ये वंस एंड फॉर ऑल एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यहाँ पर इन्हें मिलना चाहिए सो दैट ये अपना दायित्व, अपना कर्तव्य जो है उसे सही ढंग से पूरा कर सके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो देश की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन बैच जो कि 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। इवनिंग फाउंडेशन बैच है, शाम 6 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है क्योंकि इस कोर्स की मदद से वो सभी लोग जो भविष्य में खुद को सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार हो जाएगी। आपको मात्र 19,499 रुपए में ये कोर्स मिल पाएगा अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड शुभ लाइव। तो इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इस कोर्स में एनरोल कीजिएगा और अपनी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत जो है वो स्टडी आईक्यू के साथ कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Good afternoon. My name is Aman Sai and I've taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I'm under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions, and he has been nothing but very supportive. Uh, every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, uh, which is primarily uh, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।